जितनी जल्दी आप इस बात को छोड़ देते हो, अपने पीठ से वो बोझ उतार देते हो, आप वापस सीधे खड़े होकर दूर तक देख पाओगे और कुछ अच्छा सोच पाओगे, कुछ तेज दौड़ पाओगे। हिस्ट्री सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, उसके अंदर एंशिएंट, मीडिवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब कुछ 500 में से आप बहुत ही आसानी से 300 और कभी कभी 300 से भी ज्यादा नंबर ले आते हैं। कहाँ एक जगह आपको मेहनत करने पर मुश्किल से 35% मिलते थे और कहाँ एक जगह मेहनत करने पर आपको 70% मार्क्स मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी सिलेबस डिफाइन है उसके गहराइयों में जाके हमें हर एक टॉपिक को कवर करना है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा ही है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिशन आईएएस के सीरीज में। और हम लोग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पर चर्चा करने आ रहे हैं। एक बड़ी फेमस कोट मैंने एक जगह पढ़ी थी और मुझे बड़ा ही सही लगा ये बात कि इट डज नॉट मैटर हाउ शार्प इज योर टीथ, इवन यू कैन नॉट बाइट वाटर। कितने भी तीखे दांत हो भाई, पानी नहीं काट सकते हो ना। तो देर आर सर्टेन एस्पेक्ट्स इन आवर लाइफ जो कि हमारे हाथों में नहीं है। हम कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ भी कर लें, वो हमारे हाथ में नहीं है। और कई बार हम लोग ऐसी चीजों का एक बहुत बड़ा लोड अपने पीठ के ऊपर ढो रहे होते हैं, वो हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। लेकिन उसके बावजूद भी हम उस पर चिंतित हैं और ये सोच रहे हैं कि यार कैसे क्या करूं मैं। अरे हमारे हाथ में ही नहीं है भाई। तो लेट द थिंग गो। जितनी जल्दी आप इस बात को छोड़ देते हो, अपने पीठ से वो बोझ उतार देते हो, आप वापस सीधे खड़े होकर दूर तक देख पाओगे और कुछ अच्छा सोच पाओगे, कुछ तेज दौड़ पाओगे। लेकिन कुछ चीजें हमारे साथ ऐसी होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में है और वहां पर हमारा डिसीजन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ही एक मोड़ हमें मिलती है हमारे यूपीएससी जर्नी में, जब हमें अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेक्शन करना होता है। और सोचो कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर हमें एक पूरा सीरीज और एक पूरा सीरीज के अंदर का एक सेशन प्लान करना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेक्शन को लेके। तो आज हम लोग वापस से मिलते हैं और मिल रहे हैं इनफैक्ट, और हम लोग बेसिकली अपने इन दो पोर्शन को कंप्लीट करने के बाद आज हम लोग अपने ऑप्शनल हेडेक को हमेशा हमेशा के लिए दूर करने वाले हैं। और हम इनको कैसे चूज करेंगे इसके बारे में भी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से बात करेंगे। यहां पर आप सबको पता है कि देयर आर लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। उन सभी लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में किसको चूज करना है और कैसे चूज करना है इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। जरा समझते हैं इसको। एंड आई होप कि आप सभी लोगों ने अपना होमवर्क कर लिया है, जिसके अंदर में आपको सिलेबस को एक बार डिटेल से देखना था, जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है। अगेन, आप अगर इन सभी जानकारियों से जुड़े हुए किसी भी पहलू पर मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं। सिर्फ टेलीग्राम चैनल पर सर्च करना है शिवम सर PW और मैं वहां पर आपको मिल जाऊंगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और हम लोग आगे बढ़े उससे पहले बस यही एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है आपके पास में कि आप सभी लोग अपने कॉलेज ईयर से ही अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इवन अगर कोई वर्किंग एस्पिरेंट है वो भी अपने इस प्रारंभ प्रोग्राम से, जो कि एक 2+1 ईयर का प्रोग्राम है, जिसके अंदर 3 साल के महज समय में हम लोग बहुत ही साइंटिफिकली आपके सिलेबस को इस हिसाब से डिफाइन करते हैं, जो कि यूपीएससी प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल हो जाता है आप सभी लोगों के लिए। ये सिर्फ एक बैच नहीं है, एक पढ़ाने का जरिया नहीं है। आप देख सकते हैं कि इसमें वो हर एक चीज मौजूद है जो कि आपको आपके यूपीएससी जर्नी को जीने में हेल्प करेगा। वो पर्सनल सपोर्ट की बात हो या फिर 1-to-1 इमोशनल वेलबींग की बात हो, टूटते तो आप जरूर हैं इस जर्नी में, लेकिन उस टूटे हुए दिल को या फिर उस टूटे हुए शरीर को, दिमाग को वापस से ट्रेन करना और वापस से उसको बिल्कुल तेजी से अपनी जर्नी में वापस लौटा के आना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये बैच आपको पढ़ाई के साथ साथ और भी बहुत सारी चीजों का साथ देता है, जैसे कि एक साथ आपके डिग्री कोर्सेज के लिए भी है, जिसमें कि BA, BBA, MA या MBA जैसी डिग्रीज को भी आप लोग यहाँ के 2 रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस के साथ में कवर कर सकते हैं, अलॉन्ग विथ दिस कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन। फिर आज के टॉपिक पर हम लोग आते हैं और आज का हमारा टॉपिक, जैसा कि हमने देखा कि क्यों और कैसे चूज करने से पहले एक बहुत ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग को जरा हम लोग डिस्कस करते हैं कि आखिरकार ये ऑप्शनल इतना इंपॉर्टेंट कैसे बन गया सर, ये तो पता ही नहीं चल पाया। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन क्यों कर रहे हैं ये तो बताओ पहले। देखो भाई, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी इस बात का जिक्र किया था कि ऑप्शनल का जो टोटल गेम है बेटा, वो कितने नंबर का है? 500 नंबर का है। मेंस टोटल कितने नंबर का होता है? 1750 नंबर का होता है। तो 500 नंबर का गेम अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है।
और यहां पर एक सबसे अच्छी बात बताऊं क्या है, जीएस पेपर्स में जिनमें कि कल पूरा सिलेबस आप लोगों ने देखा होगा, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। जैसे जीएस पेपर 1 में आपकी हिस्ट्री सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, उसके अंदर एंशिएंट, मीडिवल, आर्ट एंड कल्चर, मॉडर्न, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री, ये सब कुछ शामिल है। सिमिलरली ज्योग्राफी सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, उसके अंदर में आपकी फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, और फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर भी आपकी जो बेसिक जियोमॉर्फोलॉजी है, ओशनोग्राफी है, क्लाइमेटोलॉजी है। इसके अलावा जब आप लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी की बात करते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं, वो सब भी इसी का एक पोर्शन बन जाता है। तो अपने आप में सब्जेक्ट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन जीएस पेपर में चूंकि आपको देना तो है ही है, आप उसमें मेहनत करते रह जाते हो, आपका जो एवरेज मार्क आता है वो आता है 35 से 45% तक। हाँ जी, बिल्कुल है कि अगर आप 250 नंबर के पेपर देने जाओगे तो इस 250 नंबर के पेपर में अगर आप 100 नंबर क्रॉस कर जाते हो तो भी आपका अच्छा मार्क्स माना जाता है। ये 100 नंबर कितना है भाई साहब? 40%। तो अगर आप इससे ज्यादा नंबर लेके आते हो तो भी अच्छा स्कोर किया जाता है। ऐसा बोल देते हैं कि अरे बहुत बढ़िया स्कोर कर दिया। मैं 50% तो सपना होता है इन सब जगहों पर, लेकिन इससे कम में ही बात बन जाती है अपनी। और वहीं पर हम जब ऑप्शनल की बात करते हैं तो इस 500 में से आप बहुत ही आसानी से 300 और कभी कभी 300 से भी ज्यादा नंबर ले आते हैं। कुछ तो ऐसे ऑप्शनल्स हैं जहां पर आप 300, 350 नंबर ले आते हैं। और सोचिए कि 350 नंबर मतलब कि 70% हो गया वो। और 70% कहां एक जगह आपको मेहनत करने पर मुश्किल से 35% मिलते थे, और कहां एक जगह मेहनत करने पर आपको 70% मार्क्स मिल रहे हैं। तो आप खुद ही बताओ कि आप किस पर ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करोगे। जायज सी बात है, आप सभी का आंसर है हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट। और इसीलिए ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको चूज करना, इसको पिक करना इतना जरूरी है, क्योंकि ये वही एक सब्जेक्ट है जिस पे कि हमें इन डेप्थ स्टडी करनी है। बाकी के जीएस पेपर पर हमें विड्थ ज्यादा कवर करना है, कि ज्यादा टॉपिक्स हमें पढ़ लेना है, बट सबकी गहराइयों में नहीं जाना है। लेकिन यहां पर जो भी सिलेबस डिफाइन है उसके गहराइयों में जाके हमें हर एक टॉपिक को कवर करना है। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट ऐसा ही है। ये समझ लो कि एक ऐसा सब्जेक्ट आपको चुनने का मौका देता है यूपीएससी, जिससे कि आप उस सब्जेक्ट को बहुत ही गहरे या फिर गहन अध्ययन के बाद उस पे एग्जाम में बैठते हो। बहुत डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है सब्जेक्ट के लिए, तो इसीलिए ये सब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात ये है, जैसा कि मैंने बताया कि आपके पास टाइम कॉस्ट बेनिफिट रेशियो की बात की जाए तो हमेशा ये सब्जेक्ट आपको ज्यादा बेहतर मिलेगा। जीएस सब्जेक्ट तो हम लोग को साल भर पढ़ना ही होता है, पूरे साल करंट अफेयर्स वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन यहां पर जब हम लोग आते हैं तो हमारे लिए कुछ इन डेप्थ स्टडी की बात होती है, कुछ थिंकर्स की बात होती है, उन सभी के बारे में जरा हम लोग चर्चा करते हैं। एक तो बात ये क्लियर हो गई ना आपके दिमाग में कि भाई साहब ये अनोठा मतलब अनोठा क्या बोलते हैं इसको, अनूठा या फिर अनोखा क्यों है ना, क्यों है ये अनोखा आखिरकार। तो उसको हम लोग जरा इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं। कॉमन मिथ्स इन ऑप्शनल सिलेक्शन। देखो कई बार आपकी स्थिति इस भाई साहब के जैसे ही होगी कि आपको पता नहीं है कि आपका कंफर्ट जोन कहां पर है, आपके ड्रीम्स को मिलाने के लिए आपको कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है। एंड नाउ यू लुक टूवर्ड्स सॉल्यूशन। व्हेनेवर यू लुक फॉरवर्ड फॉर द सॉल्यूशन, आपको लगता है कि देख लेते हैं ना सबसे ज्यादा बच्चे कहां पर जा रहे हैं, ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड को समझ लेते हैं, ट्रेंड को समझ लेंगे भाई साहब हमें अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो बेसिकली आपके दोस्त यार क्या सब्जेक्ट लेते हैं, आप कभी उनके साथ साथ अरे साथ में पढ़ लेंगे, वो कुछ समझा देगा मुझे। तो इस तरीके से ना कई बार हम लोग वो सब्जेक्ट चुन लेते हैं। दूसरा, हम लोग कई बार टॉपर्स को देखते हैं कि अच्छा भाई टॉप 100 रैंकर्स को निकालते हैं, देखते हैं कि रैंक 1 ने कौन सा ऑप्शन लिया था, रैंक 5 ने कौन सा ऑप्शन लिया था, रैंक 11 ने कौन सा ऑप्शन लिया था, 26 ने कौन सा ऑप्शन लिया था, एंड सो ऑन। आप पूरे लोगों को देखते हैं और देखते हैं कि अच्छा सबसे ज्यादा लोग ये वाला ऑप्शनल ले रहे हैं, हम भी यही ले लेते हैं। मतलब कि टॉपर्स यही वाला ऑप्शन ले रहे हैं, मतलब इसी से नंबर बन रहा होगा और यही वाला ऑप्शनल ले लेते हैं। या फिर कई बार आपके भैयाज और दीदीज होते हैं, है ना, इन भैयाज और दीदीज से जब आप लोग बात करते हैं तो ये आपको कुछ भी करके अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के माया जाल में फंसा देते हैं। आपको ये वो बेच देंगे कि भाई साहब यही ऑप्शन सबसे बेस्ट है, बजाय इसके बताए कि आपके लिए वो ऑप्शनल कितना बेस्ट है कि नहीं। उनके लिए हो सकता है बेस्ट हो, मैं ये गलती नहीं बता रहा हूं उनकी, ये उनके लिए बेस्ट होगा, लेकिन आपके लिए बेस्ट है कि नहीं शायद वो इस बारे में बात करना भूल जाते हैं। तो आइए इन मिथ्स को तो हम लोग बर्स्ट कर रहे हैं आज के डेट पे। ये सारी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं ना, इनमें आप ऑप्शनल सिलेक्शन की स्ट्रेटेजी अगर ढूंढ रहे हो तो ये गलत अप्रोच है। ऐसे ऑप्शनल का चुनाव नहीं होता है, सिलेक्शन नहीं होता है। तो हम लोग बात करें कि बेसिकली हमारे पास ना सबसे पहले तो ये समझ में आए कि क्या क्या ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं सर, थोड़ी वैरायटी तो दिखाओ हमें, क्या क्या मिल रहा है हमारे पास, ऑप्शंस क्या क्या हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे क्या क्या चीजें हैं। तो अगर ब्रॉडर कैटेगरीज में आपको डिफाइन करूं तो आपके पास कुछ एक सब्जेक्ट आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं,
एक सब्जेक्ट आपका मेडिकल साइंस का भी है कि जो भी एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं वो इसको ले सकते हैं। कुछ एक सब्जेक्ट आपके साइंस से रिलेटेड है, जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी। इसके अलावा आपके पास लिटरेचर एंड लैंग्वेजेस के आपके एक पोर्शन होते हैं कि आप एक पूरा का पूरा पेपर अपने लिटरेचर पर दे दो। वो लिटरेचर आपके उड़िया लिटरेचर हो सकती है, बंगाली लिटरेचर हो सकती है, हिंदी लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, जो मर्जी आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। और इन सब के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स आते हैं हमारे ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के। ये वही ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं जो कि आप लोग अपने ग्रेजुएशन में भी शायद लेके चलते हैं। यहां पर आपके सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, पीएसआईआर जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं। और वहीं कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी होते हैं उन ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स जिसमें कि आपका ग्रेजुएशन होना थोड़ा जरूरी हो जाता है, जैसे कि साइकोलॉजी। साइकोलॉजी एकदम से नया सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ सकते हो। साइकोलॉजी के बारे में आपके पास पहले से ही थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप उस सब्जेक्ट का चुनाव अपने यूपीएससी ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर भी करते हैं। तो इन दोनों ही मुद्दों पर हम जरा बात करेंगे, और इनके अलावा ये जो चार ऊपर के महान हमारे ऑप्शनल सब्जेक्ट की कैटेगरीज हैं, इनको भी हम लोग जरा देखते हैं। उससे पहले ना मैं आपको कुछ स्टडी दिखाना चाहता हूं कि अभी तक जैसा मैंने बताया आपको कि जो मिथ्स मैं आपके बस्ट करना चाहता हूं उसके लिए मेरे पास पूरा डेटा है। यहां पर हम लोग समझते हैं कि अभी तक का सबसे पॉपुलर यूपीएससी मेंस का कौन सा सब्जेक्ट रहा है। ये डेटा जो आपके सामने यहां पर लिखा हुआ है ये 2021 का डेटा है। हर साल यूपीएससी ऐसे ही अपने डेटा को हमारे यहां पर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में सबमिट करता है। तो उस डेटा को जो अगर हम लोग बात करें तो सबसे लेटेस्ट वाला यही है फिलहाल के लिए। तो इसीलिए हमें 2021 का डेटा देखना है। इससे लेटेस्ट डेटा यूपीएससी के साइट से अभी तक नहीं आया है। यहां पर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने कौन कौन से पेपर में अपीयर किया है, मेंस एग्जाम की बात कर रहे हैं, ये सिर्फ उन कैंडिडेट्स के नंबर हैं जो लोग मेंस लिख के आए हैं। मतलब कि उन्होंने मेंस में सेलेक्ट होने के बाद, मतलब प्रीलिम्स क्लियर करने के बाद मेंस लिखा है उन्होंने, उनका डेटा है। सभी बच्चों का नहीं है ये, है ना। तो उसमें देखो जो सबसे ज्यादा मेंस लिखे हुए सब्जेक्ट है उसमें से आता है पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, पीएसआईआर। उसके बाद आपका एंथ्रोपोलॉजी, उसके बाद आपका सोशियोलॉजी, उसके बाद आपका ज्योग्राफी। ये सब सब्जेक्ट्स आप देख सकते हो कि सब कॉमन ही हैं। और उसके बाद आपका हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिलॉसफी, जैसे कई सारे सब्जेक्ट्स हैं। यहां पर आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि कितने सारे लोग हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर कि 1500-1600 लोग जो हैं वो पीएसआईआर ले रहे हैं। यहां पर 1200-1300 लोग या फिर 1000-1100 लोग जो हैं वो एंथ्रोपोलॉजी ले रहे हैं। सोशियोलॉजी में भी ऐसे ही 1100-1200 लोग हैं, सेम टू सेम ज्योग्राफी में। और इसके साथ साथ आप बाकी के डेटा को भी एक बार ध्यान से देख सकते हैं। बट इसके बाद के ऑप्शनल्स वो ना के बराबर है, इसीलिए उनको काउंट भी करने की बात नहीं आती है। अब यहां पर जरा मैं आपको एक और डेटा प्रेजेंट करना चाहता हूं, यहां पर भी आप देखना। अब हमने ये तो देख लिया कि अच्छा यहां पर 1500-1600 लोग पेपर दे रहे हैं, लेकिन सेलेक्ट कितने लोग होते हैं वो बहुत जरूरी है समझना। तो ये जो रेड कलर का बार आप देखते जा रहे हो ना, ये आपके सिलेक्शन रेशियो को भी दर्शा रहा है। ये दिखा रहा है कि यहां पर जितना ये ड्रॉप हो जाए, इसका मतलब है कि ज्यादातर लोग उस पेपर में अपीयर तो हो रहे हैं लेकिन सेलेक्ट कम लोग हो रहे हैं। तो जैसे पीएसआईआर में चूंकि ज्यादा लोग लिख रहे थे लेकिन उतना सिलेक्शन नहीं है। और तेजी से अगर आप देखोगे तो एंथ्रोपोलॉजी में भी ये एरो थोड़ा बढ़ते हुए दिखा है, लेकिन हल्का सा डिप है कि यहां पर इतने तो आप देख रहे हो कि भाई साहब सिलेक्शन रेशियो, भले ही एंथ्रोपोलॉजी को कम लोग लिखते हैं लेकिन सिलेक्शन ज्यादा हो रहा है। सिमिलरली यहां पर भी ऐसे ही सोशियोलॉजी में भी देख सकते हो कि ये रेंज और ज्यादा बढ़ गई। और आपको ये रेंज बढ़ती हुई दिखेगी मैथमेटिक्स में, आपको ये रेंज बढ़ती हुई दिखेगी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और फिलॉसफी में भी। तो आप देख सकते हैं कि कितने लोग इस पेपर को, अपने मेंस एग्जाम को इन ऑप्शनल के साथ में देखते हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही अलग अलग है ना। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सिलेक्शन रेशियो अलग हो जाता है। जरूरी नहीं कि जिस पेपर से आप लिखने की कोशिश कर रहे हो वो पेपर सबके लिए उतना ही फायदेमंद हो, सबके लिए अलग अलग काम कर रहा है। अब यहां पर मैं बस आपको एक चीज और समझाना चाहता हूं। यहां पर आप हमेशा बस इस बात को समझना कि आप इस पूरे डेटा से एक चीज जो डिराइव कर सकते हैं वो ये है कि पॉपुलर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो भी हैं वो आपके लिए सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। पॉपुलर तो पीएसआईआर है लेकिन सिलेक्शन तो उससे कम हो रहा है ना। आप देख सकते हैं यहां पर, देखो यहां पर अगर आप ये मेजर करोगे तो भले 1600 लोग दे रहे थे लेकिन उसी के बराबर लगभग सोशियोलॉजी भी आपको सिलेक्शन दे रहा है। तो इसका मतलब है कि जो यहां पर आप देख रहे हो सिलेक्शन की रेशियो की यहां पर आप बात कर रहे हो, तो ये देखना आप कितने लोग सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप 1500 लोगों की बात कर रहे हैं तो यहां पर ऐसे ही, अब ये तो नंबर थोड़े से ऐसे ही हैं, इन मल्टीपल्स होंगे किसी न किसी फॉर्म में। यहां पर परसेंटेज देखोगे तो लगभग 8% टोटल इंटरव्यू में अपीयर होने वाले लोग पीएसआईआर के हैं और 8%
PSIR के साथ साथ 8% लोग सिलेक्ट होने वाले लोग इंटरव्यू के लिए सोशियोलॉजी से भी हैं। लेकिन दिया तो 1600 लोग ने PSIR था, दिया तो 1100-1200 लोगों ने ही सोशियोलॉजी थी। तो इसका मतलब हम लोग यही समझते हैं कि मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल आपके लिए मोस्ट सक्सेसफुल ऑप्शनल नहीं बन सकता है। इस बात का ये जो मिथ था, इसको हम लोगों ने बखूबी समझा, डेटा के बेसिस पर ये बात को जाना कि भाई साहब ये गलत होता है। एक और डेटा मैं आपके सामने यहां पर प्रेजेंट करना चाहूंगा, जो कि आपके लिए डोमेन वर्सेस न्यू ऑप्शनल से रिलेटेड है। देखो, डोमेन का मतलब है कि आपने किस फील्ड से अपना ग्रेजुएशन किया है। आप में से कई सारे लोग जो मुझे आज सुन रहे होंगे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हो सकते हैं, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हो सकते हैं, साइंस बैकग्राउंड के हो सकते हैं, मेडिकल साइंस के बैकग्राउंड के हो सकते हैं, और भी बहुत सारे दूसरे बैकग्राउंड्स के हो सकते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि जो भी लोग अभी तक मेंस के फॉर्मेट में अपने आप को पाते हैं, उसमें से एक बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड की है। आपको कहना का मतलब यह है कि अच्छा सर, फिर तो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के ऑप्शनल बहुत ज्यादा फेमस होंगे। नहीं ना, आप यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 60 से ज्यादा % के बच्चे जो हैं, जो मेंस में अपीयर हो रहे हैं, वो सब के सब क्या है भाई साहब, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। लेकिन इस बात को हमेशा ध्यान देना कि इनमें से कितने लोगों ने अपना इंजीनियरिंग सब्जेक्ट ऑप्ट किया है एज एन ऑप्शनल। मुश्किल से 3.7% बच्चों ने। ओवरऑल देखा जाए तो सिर्फ 3.5% बच्चे हैं जिन्होंने अपने इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट से इस एग्जाम को पास किया है या अपीयर किया है। तो आप खुद ही देख सकते हैं, लोग चेंज कर दे रहे हैं। चेंज होके कहां जा रहे हैं भाई साहब, ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट पर जा रहे हैं। ह्यूमैनिटीज के बच्चे भले ही 25% क्यों ना हो, लेकिन ह्यूमैनिटीज के पेपर को देने वाले, ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने वाले 80% से भी ज्यादा लोग हैं। 81% ह्यूमैनिटीज ऑप्शनल सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं। अब सोचो इसमें सबसे ज्यादा लोग कौन होंगे, इंजीनियर्स ही होंगे, है ना। 60% से 3.5% हो गई है। सब के सब कहां शिफ्ट हो गए होंगे, यहां पर लगभग ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट में एडजस्ट हो गए होंगे। साइंस में भी आप देख सकते हैं कि 8.5% के आसपास लोग ग्रेजुएशन साइंस से करते तो हैं, यहां पर साइंस सब्जेक्ट को ऑप्ट करने वाले लोग थोड़े से बढ़ गए हैं। सिमिलरली आप मेडिकल साइंसेस की बात कर सकते हो कि 6% के आसपास मेडिकल साइंस से लोग होते हैं, लेकिन कम ही लोग अपने मेडिकल साइंस सब्जेक्ट को चुनते हैं। ज्यादातर लोग फिर से आपकी ह्यूमैनिटीज में शिफ्ट हो जाते हैं। तो ये तो आपकी नॉर्मल बात हो गई, जिसके बेसिस पर आपको ये समझ में आया कि अच्छा, इसका कंक्लूजन क्या निकलता है। कंक्लूजन ये निकलता है कि जो साइंस बैकग्राउंड के भी स्टूडेंट्स हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, मेडिकल साइंस के बच्चे हैं, वो भी अल्टीमेटली कहां पर आते हैं, ह्यूमैनिटीज के ही सब्जेक्ट पर आते हैं। एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखने को मिलता है हमें ये, और ये हमारे लिए समझने की चीज है कि अच्छा, मतलब इसका ये है कि आपका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, वो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से अगर हम लोग देखेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जा रहा है। मतलब कि ज्यादा स्कोरिंग हो सकता है या फिर ज्यादा सरल है उसको पढ़ना। अरे मैं अपनी कहानी आपको बताऊं, मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूं, और लेकिन मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सोशियोलॉजी चुना था। तो जब मैंने अपने फाइनल ईयर्स में, जब मैं यूपीएससी की तैयारी में था और मैंने अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले सब्जेक्ट्स को इकट्ठा किया, तो मेरे कमर की हाइट तक भाई साहब, यहां तक मेरी सारी किताबें आ गई थी, चारों के चारों सेमेस्टर का मिला के, मतलब सॉरी, चारों के चारों साल का मिला के, टोटल के टोटल इतने सारे बीटेक की किताबें हो चुकी थी जो कि मुझे ऑप्शनल के लिए पढ़ना था। अब सोचो मेरी कमर की हाइट की, मैं क्यों पढ़ूंगा उसको। सोशियोलॉजी की अगर किताब उठाता था और मुझे इंटरेस्ट भी था उसमें, सबसे बड़ी बात तो ये, तो वो बहुत जल्दी मिल गया मुझे। तो यहां पर आप ये प्रॉब्लम देख सकते हैं। अब यहां पर मुद्दा ये है कि अच्छा सर, ये सारी बातें समझ में आ गई, अब मुझे आप बताइए कि कैसे स्टेप से हम लोग इसको देख सकते हैं। तो यहां का कंक्लूजन आपको समझ में आया ना। कंक्लूजन ये निकलता है कि ना ही फेमस सब्जेक्ट जो भी हैं, फेमस ऑप्शनल सब्जेक्ट, ना ही उनको ऑप्ट करने से आपको कोई फायदा मिलेगा, और ना ही आपका जो बैकग्राउंड है, मतलब कि जो कॉलेज स्ट्रीम ग्रेजुएशन का है, जरूरी नहीं है कि हर बार वही सब्जेक्ट चुनने से आपको ऑप्शनल चुनने में मदद मिले। हाँ, एक हेल्प मिल सकती है। तो इसीलिए यहां पर सबसे पहले हम लोग को एक स्टेप का बारे में पता होना चाहिए कि हमें ऑलरेडी क्या बातें पता है। सबसे पहली बात जो हमें पता है वो ये है कि हमें सभी ऑप्शनल के बारे में एक तो पता होना चाहिए। तो अभी ब्रॉडर कैटेगरीज में हमने देखा है, एक बार जरा डिटेल्ड कैटेगरी में भी आके देख लेते हैं क्या क्या सब्जेक्ट्स हमें मिलते हैं। अगर मैं आपको मोटा मोटा कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट, जैसे इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स उठा के दिखाता हूं। सबसे पहले मैं इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट यहां पर आप देख सकते हैं, रेड कलर से मैं मार्क कर दे रहा हूं इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट्स को। सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। सिमिलरली अगर मैं इस तरीके से साइंस के बारे में बात करूं, साइंस को मैं पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं, तो एक मैं आपके लिए सबसे पहले लिख सकता हूं बॉटनी, केमिस्ट्री, इसके बाद आपके लिए फिजिक्स, और आपके लिए मैथ्स।
आप बोल सकते हैं कि ये 3-4 सब्जेक्ट हैं, है ना, पीसीएम भी जिसको हम लोग बोल सकते हैं। यहां पर एक और होगा यार, जूलॉजी भी होगा, यस। और इसके साथ साथ मैं यहां पर स्टैटिस्टिक्स को भी कंसीडर कर ले रहा हूं, है ना। ये सारे सब्जेक्ट्स वो हैं जो कि आपके साइंस के अंदर में आ रहे हैं। सिमिलरली मैं यहां पर कुछ एक मेडिकल साइंस से रिलेटेड भी सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू करता हूं, उसको ग्रीन कलर से मैं अंडरलाइन कर देता हूं। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटनरी साइंस। इसके अलावा आपको दिख जाएगा आपका मेडिकल साइंस। ये आप 2 पोर्शंस देख सकते हैं जो कि आपके मेडिकल साइंस से इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ मैं कुछ एक सब्जेक्ट्स को और मार्क करता हूं पर्पल कलर से, जो कि आपके ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं। अब ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स की बात की जाए जो कि आम लोग इसको लेते हैं और आप लोग भी इसको ले सकते हैं, उनमें से सब्जेक्ट है आपका एंथ्रोपोलॉजी। इसके अलावा आपका सब्जेक्ट है ज्योग्राफी। इसके बाद आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री। इसके बाद आपका सब्जेक्ट है फिलॉसफी। इसके बाद आपका सब्जेक्ट है PSIR। और इसके बाद आपका सब्जेक्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसके बाद आपका सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी। और इनफैक्ट इन सब के अलावा आप लिटरेचर को भी मैं इसी में काउंट कर रहा हूं, क्योंकि लिटरेचर भी कोई भी ले सकता है। और लिटरेचर के नाम पर कौन कौन से लिटरेचर है यहां पर आप देख सकते हो। असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू और इंग्लिश। ये सारे लिटरेचर आप लोग पढ़ सकते हैं, इनमें से कोई एक ही लेना है ना, सारे नहीं लेने। अब मैं आपको कुछ फाइनली ऐसे ऑप्शनल्स की बात करता हूं, या फिर मैं ऐसे कुछ एक सब्जेक्ट्स की बात करता हूं जो कि आपके सामने रखे तो हैं। वो उनको ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हम बोल तो सकते हैं, लेकिन उनको वही लोग ऑप्ट करते हैं जिनका ग्रेजुएशन इसी से होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर, जैसे कि आपका कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, और साथ में इकोनॉमिक्स। जो भी बीकॉम कर रहे होते हैं वो लोग ज्यादा इन दोनों सब्जेक्ट्स में से काउंट करते हैं। सिमिलरली जियोलॉजी भी अपने आप में पूरा क्या है, एक रिसर्च का मुद्दा है। जो लोग लॉ और मैनेजमेंट से कर रहे हैं, जैसे BBA या फिर आपका यहां पर लॉ की डिग्री अगर आप लोग ले रहे हैं, तो इन सब सिचुएशंस में आप लोग इसकी पास ही पहुंचते हैं। तो इस तरीके से हमने ना सारे सब्जेक्ट्स कवर कर दिए और कैटेगराइज करके भी दिखा दिया कि कैसे कैसे कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आपके सामने बनते हैं और आप किस कैटेगरी में आ सकते हैं। फिलहाल अगर आप अपने आप को न्यूट्रली जज करना चाहते हैं तो ऑलवेज फॉलो द पर्पल वन। अगर आप अपने ग्रेजुएशन से थोड़ा भटकना चाहते हैं, मतलब आपको लगता है कि मेरा ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट तो अच्छा नहीं है यार, कुछ और लेते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति में है तो आप जितने भी पर्पल कलर्स के यहां पर ऑप्शनल सब्जेक्ट मैंने मार्क किए हैं, आप उन पर थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस करिएगा। सिमिलरली अब वापस आते हैं और समझते हैं कि चलो सारे ऑप्शनल्स की जानकारी तो हो गई। अब बोलते हैं कि यार मिथ्स जो थे उसको बस्ट किया था क्या। जैसे कि मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल मोस्ट सक्सेसफुल नहीं होता। हाँ जी हमें पता है, यस सर पता है। दूसरा कि ग्रेजुएशन की स्ट्रीम जो होती है वो ही ऑप्शनल हो सकता है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। हाँ जी सर हमें ये भी पता है। अब बढ़ते हैं हम लोग अपनी स्टेप 2 पर। स्टेप 2 पर है कि आप अपना इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। आपको किस दिशा में जाना है वो इंटरेस्ट आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए। जैसे कि गो थ्रू द सिलेबस एंड PYQs। अब सर ये कहां पर मिलेगा, आपको बहुत ही आसानी से इन सभी चीजों को यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर, अगर आप सिंपली गूगल सर्च भी करते हैं ना कि नोटिफिकेशन यूपीएससी 2025 इतना लिख के सर्च करोगे, सबसे पहला PDF यूपीएससी की वेबसाइट का ही आएगा। उस पर क्लिक करते ही बाजू में PDF खुल जाएगी और उसमें सारे के सारे ऑप्शन जितने भी हमने लिस्ट आउट किए उन सब का डिटेल्ड सिलेबस मौजूद है। जैसे अभी हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में अपने GS पेपर्स के सिलेबस को देखा था। फिर इसके बाद आप जरा उनको एक्सप्लोर करो और देखो कि आपका इंटरेस्ट, जैसे पहले तो ऐसे ही बन सकता है यार, जैसे मेरा इंटरेस्ट सोशियोलॉजी में था, हमेशा समाज को जानने में बहुत ज्यादा मुझे उत्सुकता थी कि यार थोड़ा जानते हैं इन सब चीजों को। तो उसमें जब मैंने थिंकर्स वगैरह पढ़े तो बड़ा अच्छा लगा। इवन अगर आपको इससे भी ना समझ में आए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को देखने के बाद, तो आप कोई ना कोई किताब देख लो, कोई स्टोर पर चले जाओ जो कि आपके आसपास में है, या फिर कोई ऑनलाइन ऐसा कुछ सर्च कर लो जिसके बेसिस पर आप लोग को ना कुछ कंटेंट मिल जाए, उसका कुछ थ्योरीज आप लोग खुद ब खुद देख सको। और फाइनली आपका तीसरा स्टेज है जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगर आप अब एक ऐसे स्थिति में हो कि आपने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया तो है अपना, लेकिन एक से ज्यादा सब्जेक्ट पर इंटरेस्ट फॉल कर रहा है कि सर मुझे तो एंथ्रोपोलॉजी भी पसंद आ रहा है और मुझे सोशियोलॉजी भी पसंद आ रहा है, मुझे PSIR भी पसंद आ रहा है। ऐसे सिचुएशन में अगर इंटरेस्ट डिफाइन कर लिया है तब की बात कर रहे हैं। जब आपने ये डिफाइन कर लिया है कि सर मेरे पास ना एक से ज्यादा इंटरेस्ट है, मुझे इनमें से कोई भी मिल जाए मैं खुश रहूंगा, मुझे इनमें इन डेप्थ स्टडी करने में बहुत मजा आएगा, इन तीनों दोनों सब्जेक्ट्स में से कुछ भी हो मुझे उतना ही आनंद आना है, बस अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि इन दो में से एक किसको चुनूं। अब ऐसे सिचुएशन में आपको स्टेप 3 पर आना है।
अगर यहीं पर आपका क्लियर हो जाए कि एक ऑप्शनल का इंटरेस्ट मिल गया आपको और वही फाइनल हो गया तो डन, आपको स्टेप 3 पर आना ही नहीं है। लेकिन अगर स्टेप 2 पर आपको एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट मिलते हैं तब आपको स्टेप 3 पर आना है, और स्टेप 3 पर आपको यह डिसाइड करना है कि सिलेबस का लेंथ किसका ज्यादा है। क्यों भाई, अल्टीमेटली हमारा मुद्दा क्या है? क्या उस सब्जेक्ट की डीपर अंडरस्टैंडिंग करना हमारा मुद्दा है? नहीं, हमारा मुद्दा एग्जाम क्लियर करके सिविल सोसाइटी या फिर जो भी हमारे लिए समाज है उनको सर्व करना, पब्लिक सर्वेंट बनना। हमारा मुद्दा तो यही है, हमें किसी न किसी तरीके से उसमें मैक्सिमम स्कोर करना है। तो एग्जाम पास करना हमारा सबसे अल्टीमेट मुद्दा है। इसके लिए जिसका सिलेबस जितना छोटा हमारे लिए वो उतना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इंटरेस्ट दोनों में है, लेकिन सब्जेक्ट जिसका छोटा होगा वो जल्दी खत्म हो जाएगा, कम मेहनत से खत्म हो जाएगा। तो हमें तो यही देखना है, समय बचाना है, बाकी हम दूसरी जगह पर समय लगा देंगे। दूसरा क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस। हम लोग ऐसे सब्जेक्ट को छेड़ छाटें और देखें कि किनका रिसोर्सेज बहुत इजीली अवेलेबल है। जैसे कि हो सकता है कि एक ऐसा ऑप्शनल सब्जेक्ट हो जिसके कि अगर किताब ढूंढने निकलें, जो सिलेबस यूपीएससी बताता है उसकी किताब को ढूंढने निकलें तो एक चैप्टर एक किताब में मिल रहा है, दूसरा तीसरा चैप्टर किसी दूसरे किताब में मिल रहा है, चौथा पांचवा छठवां चैप्टर किसी तीसरे किताब में मिल रहा है। कुल मिला जुला के बहुत सारा डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो मुझे बहुत सारे रिसोर्सेज को एक बार देखना पड़ेगा। ऐसे सिचुएशन में इससे अच्छा है कि हम उन ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुन लेते हैं जिसका ऑलरेडी ऑप्शनल टाइप का कुछ किताब मार्केट में पहले से ही अवेलेबल है। जैसे सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी के लिए नितिन सांगवान एक किताब आती है जो कि पेपर 1-2 की इतनी मोटी मोटी 2 किताबें हैं बस। अब उसको पढ़ने से बच्चे बोल रहे हैं कि सब कुछ कवर हो जाता है। मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है कि ये इतना ही है। हालांकि उससे समझ डेवलप नहीं होती है, लेकिन हाँ, उससे एग्जाम पेपर में जो भी चीजें लिखने के लिए मटेरियल चाहिए वो सब उसमें है। तो इसीलिए हमारे पास ऐसे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं। सिमिलरली अगर हम लोग तीसरे नंबर पर आते हैं कि सिलेबस का जीएस पेपर के साथ कितना ओवरलैप है। हर एक सब्जेक्ट का अपना जीएस पेपर के साथ ओवरलैप देखने को मिलता है। जैसे सोशियोलॉजी जब मैं सेलेक्ट कर रहा था तो मैंने ये भी देखा कि अच्छा जीएस पेपर 1 में इंडियन सोसाइटी है, अच्छा जीएस पेपर 2 में हमारा सोशल जस्टिस है, अच्छा जीएस पेपर 4 की अगर हम लोग बात करते हैं तो वहां पर भी यार थोड़े से थिंकर्स वगैरह आते हैं जो कि सोशियोलॉजी से मिलते जुलते हैं। सिमिलरली ऐसे की जब भी बात करते हैं तो उसमें यार देखो कई बार ना एक सोशल इशू पर क्वेश्चन आता है, ऐसे लिखने को आता है, विमेन एम्पावरमेंट पर। ये सारा मुद्दा हम सोशियोलॉजी पढ़ते हुए ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सोशियोलॉजी ही एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जो कि जीएस के साथ ओवरलैप करता है। अगर आप पीएसआईआर उठा लो, पब्लिक पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, पीएसआईआर की जैसे ही बात हम लोग शुरू करेंगे तुरंत के तुरंत हमारा पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा जीएस पेपर 2 है, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सारी चीजें काफी हद तक हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि ऑप्शनल बिल्कुल अलग चीज को पढ़ता है और हमारा जीएस बिल्कुल अलग चीज को पढ़ता है। समझ दोनों की सेम हो सकती है। तो इसीलिए हम लोग ये देख लेते हैं किसका ज्यादा ओवरलैप है। बेनिफिट रेशियो ही तो देखना है हमें, कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो। तो हम उसमें इन 3 बातों का ध्यान रखते हुए डिसाइड कर सकते हैं। इन तीनों बातों में अगर उन कंफ्यूज सब्जेक्ट में जो जीत जाए आपका वही फाइनल ऑप्शनल सब्जेक्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट के निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। अब आपका आज का होमवर्क भी यही है कि आप लोग घर जाके, घर पर तो हुई ऑलरेडी, मतलब आप लोग ये देखो कि सबसे पहले आप लोग कैसे ऑप्शनल सब्जेक्ट को चुनना चाहते हैं। जब भी आप अपना इंटरेस्ट डिसाइड करें तो हमेशा आप अपना स्किल भी देखें, किसमें आप ज्यादा स्किल्ड हैं, है ना, उसके बेसिस पर ही आप डिसाइड करें। तो आई होप कि आज के दिन में, इसमें टाइम लगता है ना, आपको पहले जीएस पेपर पढ़ने हैं। अगर अभी डिसाइड नहीं भी कर पा रहे हो तो भी दिक्कत नहीं है, आप अगले 3-4-5 महीने आराम से जीएस पेपर पढ़ो और उसके अलग अलग जीएस पेपर्स को पढ़ने के बाद आप अपने इंटरेस्ट को डिफाइन कर सकते हो। तो इसीलिए डिफाइन करना कैसे है वो हमने बात कर लिया। अगर आज नहीं भी करते हो तो भी कम से कम एक बार अपने सारे सिलेबस को तो जरूर से देख लेना। मैं कोशिश करूंगा कि एक नोटिफिकेशन वाली पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूं, जिससे कि आप सभी लोग को वो वहां से भी डायरेक्टली मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं पर विराम देते हैं और हम लोग अपने होमवर्क की तरफ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि सभी ऑप्शनल सब्जेक्ट आपके कौन से हो सकते हैं। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।